एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नानजो जिनशी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि एक टैबलेट के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उसकी ये हालत हुई है और अच्छा हुआ कि आप उसी समय से हॉस्पिटल ले आए, इसीलिए अब वो ठीक है, लेकिन उसे ऑब्जर्वेशन के लिए 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रखना होगा। जो सुनकर नानजो को याद आता है कि उसकी दवाई पानी की ग्लास में मेल्ट हो गई थी जिसे जिनशी ने पी लिया था, तो इनडायरेक्टली उसी की वजह से उसकी ये हालत हुई है, जो सोचकर नानजो को थोड़ा बुरा लगता है। अगली सुबह जब जिनशी को होश आता है तो वो नानजो से पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आई, तो नानजो उसे बताता है कि तुम कल रात बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिनशी कहती है मैं तो काफी सालों से बीमार नहीं हुई हूँ, तो मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई, पर यहाँ नानजो उसकी बातों को टाल देता है। तभी जिनशी को याद आता है कि उसे अपने ऑफिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इसीलिए वो बेड से उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नानजो उसे पकड़ लेता है और धक्का मुक्की में वो उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। पर तभी नानजो अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है मुझे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो सुनकर जिनशी तो बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बता देती है, पर नानजो सिर्फ उसके लिए कंप्यूटर टेबल और लैपटॉप मंगवाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट जियांग को घर जाकर जिनशी का सामान लाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती है, तो जियांग उसे बताता है कि जिनशी बीमार है, इसीलिए उसका कुछ सामान मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है। जो सुनकर जिन बोलती है कि मुझे लड़कियों के बारे में ज़्यादा पता है कि उसे क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब वो जियांग के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ वो जिनशी को फ्रूट्स काट कर खिलाती है और उसे बताती है कि नानजो को भी मैं ही फ्रूट्स काट कर खिलाती हूँ, वो बहुत ही पिकी और उसे फ्रूट्स ना एकदम परफेक्ट शेप में चाहिए होते हैं। तभी वहाँ पर नानजो आ जाता है, जो जिनशी से कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ और तुम्हें कुछ मंगाना है तो बता दो। तो जिनशी उसे फालतू की चीज़ें बताने लगती हैं, जैसे कि मेरे लिए स्क्रंचीज ले आना, चिप्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, और उसे सैनिटरी नैपकिन लाने को भी बोलती है। जो सुनकर नानजो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुपरमार्केट में जाकर नानजो जिनशी का बताया हुआ सारा सामान खरीदता है, इवन सैनिटरी नैपकिन्स भी। जो देखकर जियांग पूछता है कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, क्या आप सच में उससे प्यार करने लगे हो, पर नानजो उसकी बात को टाल देता है। हॉस्पिटल वापस आने पर नानजो जिन और जियांग को वापस से ऑफिस भेज देता है और खुद जिनशी के पास ही रुकता है, पर वो कहती है कि तुम भी अपने काम पर जा सकते हो और मुझे अकेले में काम करना ज़्यादा पसंद है। उसके जाते ही वो यिन को साथ में काम करने के लिए कॉल करती है और उसे आते वक्त खाने के लिए जंक फूड भी लाने को बोलती है। यिन आते ही उससे पूछता है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है, तो जिनशी उसे बता देती है कि वो बेहोश हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में है, और फिर वो दोनों साथ में काम करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर नानजो आता है, जो देखता है कि जिनशी को जो ड्रिप लगी हुई थी वो खत्म हो गई है। ये देखते ही वो काफी पैनिक करने लगता है और इनको डांट लगाते हुए बोलता है कि अगर तुम उसकी केयर नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी नर्स वहाँ पर आकर नई ड्रिप लगा देती है, लेकिन नानजो तो अभी भी इनको डांटे ही जा रहा था। लेकिन यिन भी अब चुप नहीं रहता और बोलता है कि अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो तुम इसे छोड़कर क्यों गए। अब ये सुनकर वो उसे मारने ही जा रहा था, पर जिनशी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज नाराज मत हो, मेरा काम खत्म होने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। इसलिए नानजो भी इनके साथ ही बैठ जाता है, जहाँ वो इन दोनों को एक साथ काम करते हुए देखकर काफी जेलस होता है। और जैसे ही जिनशी का काम खत्म होता है तो वो यिन को वहाँ से जाने को बोलता है। तभी जिनशी को उसके भाई का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और तुम्हें खाना देने के लिए आया हूँ। जिनशी बहाना करके बोलती है कि मैं तो अभी ऑफिस में हूँ और आज मैं ओवर टाइम करूंगी, इसीलिए तुम घर वापस चले जाओ। पर उसका भाई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस में ही खाना देने आ जाता हूँ। पर जिनशी बोल देती है कि मैं अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ और ये बोलकर फोन कट कर देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड सू को कॉल करती है और उसे बताती है कि प्लीज तुम किसी भी तरह से मेरे भाई को 2 दिन के लिए नानजाओ के घर आने से रोक लो, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को इस बारे में पता चले। जहाँ सू पहले दिन तो जुआन को अपना मॉडल बनने के लिए कहती है और अगले दिन वो उसे अपने साथ फ्लावर अरेंजमेंट क्लास में लेकर जाती है, जहाँ काम खत्म होने के बाद वो जिनशी से मिलने के लिए जाने वाला था। पर तभी सू बहाना करके कहती है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है, जो देखकर जुआन उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, पर सू मना करती है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपनी पीठ पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जिनशी और नानजाओ को हॉस्पिटल में वॉक करता हुआ देखते हैं, जहाँ नानजाओ उससे बताता है कि आज तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी वो सू और अपने भाई को हॉस्पिटल में आता हुआ देखती है और सू भी जिनशी को देख लेती है, इसीलिए वो उसे गले लगाकर कहती है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है। तब जिनशी भी उसे वहाँ पर देखकर नानजाओ के साथ एक बोर्ड के पीछे छुप जाती है और यहाँ हम एक बार फिर से इन दोनों को काफी क्लोज देखते हैं। सू को डॉक्टर से दिखाने के बाद जुआन को पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो सीधा जिनशी के पास पहुंच जाता है। जिनशी और नानजा जुआन के सामने ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो दोनों काफी अच्छे कपल हो। जिनशी नानजा को डार्लिंग बुलाती है और उसके लिए जूस लाने को बोलती है, तो नानजा उसके लिए जूस बनाकर लेकर आता है। अब उन दोनों का ऐसा बिहेवियर देखकर जुआन को कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों सच में एक रिलेशनशिप में है और वो वहाँ से चला जाता है।
जिनशी जब अपने भाई को छोड़कर आती है तब वो नानजो से कहती है कि अब मेरे भाई को यकीन हो गया है कि हम रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए अब वो यहाँ पर आकर हमें तंग नहीं करेगा। और इतने दिनों तक तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उतने बुरे भी नहीं हो, पर अब मैं तुम्हें और ट्रबल नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। जो सुनकर नानजो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि ठीक है, लेकिन अपना सामान समेट कर जाना। रात में हम नानजो को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहा था कि जिनशी अब घर से जा रही है और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा था। वहीं जिनशी भी पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी और वो भी नानजो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही थी। अगली सुबह जिनशी अपना सारा सामान पैक करके नानजो के रूम में एक नोट रखने के लिए जाती है, पर तभी वहाँ वो एक लेटर पर कंपनी का नाम छपा हुआ देखती है, जिससे वो सोच ही रही थी कि उसने कहाँ देखा है। पर तभी उसे घर में किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो बाहर हॉल में जाती है जहाँ वो देखती है कि नानजो की मदर आई है। मदर जिनशी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर जिनशी उनकी बात को टालते हुए बोलती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और मदर इस बात से काफी खुश थी कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। तभी वो जिनशी से पूछती है कि तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो, तो वो बोल देती है कि वो यहाँ से जा रही थी। जो सुनकर मदर कहती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, तुम चिंता मत करो, अगर नानजो तुम्हें घर से बाहर निकालेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। दूसरी तरफ हम नानजो को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका ध्यान मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं था और वो तो सिर्फ जिनशी के घर छोड़ के जाने के बारे में ही सोच रहा था। पर तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आती है जो उसे बताती है कि जिनशी आपसे मिलने के लिए आई है। ये सुनते ही वो फटाफट मीटिंग छोड़कर बाहर उससे मिलने जाता है, जहाँ जिनशी उसे बताती है कि मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने सुबह जाने के लिए अपना पूरा सामान पैक कर लिया था और मैं जा ही रही थी। पर तभी तुम्हारी मम्मी आ गई और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे घर से निकालोगे तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगी, जिसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। जो सुनकर नानजो खुश तो बहुत होता है, लेकिन बिल्कुल भी अपने चेहरे पे दिखाता नहीं है। जिनशी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और जब तक मैं तुम्हारे घर पर हूँ उसका मैं तुम्हें रेंट पे करूंगी। जिनशी बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो काम करूंगी और मैं इसका तुमसे कोई पैसा भी नहीं लूंगी। पर अपनी बातों से नानजो को कन्विंस ना होता हुआ देखकर जिनशी उसके सामने इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है। तब नानजो उसे रोक कर कहता है कि तुम मेरे घर में रह सकती हो। जो सुनकर जिनशी खुशी से पागल हो जाती है। फिर नानजो को उसकी मदर का कॉल आता है जो कि उससे मिलने के लिए बुलाती है, तो नानजो अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है। मदर पूछती है कि तुम्हारे और जिनशी के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो, तो नानजो हाँ बोलता है। जो सुनकर मदर थोड़ा ड्रामा करती है और पूछती है कि क्या ये सब तुम अपनी फादर की आखिरी इच्छा के लिए कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर नानजो बोल देता है कि मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर उसकी मदर काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि मुझे पहली नजर में ही जिनशी काफी पसंद आ गई थी और वो तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टनर रहेगी। ये सुनकर नानजो अपनी मदर को वियर्ड लुक देता है। मदर फिर उसे बोलती है कि तुमने उसे झगड़ा क्यों किया और तुम उसे घर से क्यों निकाल रहे थे, और अगर तुमने ऐसे फिर से किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जो सारी बातें सुनकर नानजो को भी काफी खुशी होती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिखाता। रात में जब नानजो ऑफिस से वापस लौट रहा था तभी उसे जिनशी का मैसेज आता है जो कि उसे जियांग और जिन को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों ने उसके हॉस्पिटल में काफी मदद की थी। आगे हम देखते हैं कि डिनर करने के लिए जियांग अकेला आता है क्योंकि जिन की तबीयत खराब थी, जहाँ जिनशी नानजो को उसे उसके घर में रखने के लिए थैंक्स बोलती है। जियांग बोलता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली, बस डिनर खिला के थैंक यू बोल रही हो। तो जिनशी पूछती है कि अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जियांग बोलता है कि तुम्हें इनसे शादी कर लेनी चाहिए। जो सुनकर नानजो शर्मा जाता है और जिनशी उसे चुप करा देती है। फिर जिनशी जियांग को क्रैब्स खाने के लिए देती है जो कि उसने उसी के लिए बनाए थे, जो कि जियांग सारा खा जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को ड्राइंग रूम में रीड करता हुआ देखते हैं। इसी बीच जिनशी को याद आता है कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी तब जो पर्सन उसे पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर किया करता था वो उसे एक लेटर लिखकर भेजता था जिस पर कि उसी कंपनी का नाम था, जो कि आज सुबह जिनशी ने नानजो के रूम में देखा। इसीलिए वो नानजो के पास जाकर इनडायरेक्टली उससे पूछती है कि क्या तुम लेटर्स लिखते हो, पर नानजो मना करके वहाँ से चला जाता है। तभी वो कुछ फाइल्स लेकर वापस आता है और उन्हें जिनशी के सामने रख कर कहता है कि अब से तुम एक हफ्ते के लिए मेरी असिस्टेंट बनोगी। जो सुनकर जिनशी कहती है कि मैं भला तुम्हारी असिस्टेंट क्यों बनूं। नानजो उसे जियांग को एक वॉइस मैसेज सुनाता है जिससे हमें पता चलता है कि जो क्रैब्स जिनशी ने उसके लिए बनाए थे उन्हें खाकर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है और अब वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाएगा। नानजो उसे बोलता है कि क्योंकि अब तुम्हें उसकी तबीयत खराब की है इसलिए तुम्हें ही उसका काम करना होगा, और बोलता है कि कल मेरी एक इम्पोर्टेंट कंपनी के साथ मीटिंग है इसलिए मुझे 6:30 बजे उठा देना। अगली सुबह हम देखते हैं कि 6:30 बजे का अलार्म बजता है, लेकिन जिनशी उसी बंद करके दोबारा से सो जाती है
और जब वो उठती है तब तक 7:50 हो चुके थे, जो देखकर वो जल्दी से भागकर नानजो को उठाती है। जब नानजो का टाइम पूछता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है, पर जिनशी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें टाइम से मीटिंग में पहुंचा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनशी फटाफट से रेडी होकर आ जाती है, लेकिन नानजो तो आराम आराम से तैयार हो रहा था। जिनशी उससे बोलती है कि तुम लड़के होकर तैयार होने में इतना टाइम लगाते हो, और फटाफट से उसे रेडी करती है। फिर वो कार बहुत तेज ड्राइव करके उसे मीटिंग के लिए ले जाने लगती है, पर क्योंकि रास्ते में थोड़ा टाइम बचा था इसलिए वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। पर नानजो वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि उसे वहाँ का खाना अनहाइजीनिक लगता है। अब जैसे ही वो कार के पास आता है तो देखता है कि उनकी कार के आगे किसी और ने अपनी कार पार्क कर दी है, जिस वजह से उनकी कार अब वहाँ से नहीं निकल सकती। ये देखकर नानजो गुस्सा करने लगता है क्योंकि अब वो लोग मीटिंग के लिए लेट होने वाले थे। इसीलिए जिनशी उसे एक रिक्शा में बैठाकर मीटिंग के लिए लेकर जाती है। ऑफिस पहुंचते ही जिनशी को वहाँ पर देखकर नानजो से पूछती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तो नानजो बताता है कि जियांग की तबीयत खराब है, इसीलिए वो कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आएगा, इसीलिए जिनशी असिस्टेंट का काम संभालेगी। मीटिंग में जिनशी नानजो को अपने काम के प्रति डेडिकेशन देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो, तुम अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड हो। अब जिनशी रोज नानजो को ऑफिस में असिस्ट करने लगती है, जहाँ वो उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है और उसके सारे काम में मदद करती है। रात में नानजो जिनशी का लैपटॉप खुला हुआ देखकर उसकी कॉमिक्स पढ़ने लगता है, जो देखकर वो सोचता है कि इसकी स्टोरी तो काफी अलग है और ये काम तो किसी से भी कॉपी नहीं किया गया। और वो पहले दिन के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसने उसे उसके काम के लिए बुरा भला कहा था। तभी जिनशी वहाँ पर आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम किसी का काम इस तरीके से नहीं देख सकते, और लैपटॉप को बंद कर देती है। नानजो उसे यहाँ पर अपने पहले दिन के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसे उसके काम के लिए काफी बुरा भला कहा था, जबकि उसका काम कहीं से भी कॉपी नहीं है। जिनशी भी उसे बोलती है कि जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। तभी जिनशी उसकी तारीफ करते करते उसके पास आने लगती है, जो देखकर नानजो मन ही मन सोचने लगता है कि ये मेरे इतनी पास क्यों आ रही है, क्या आज ये मुझे प्रपोज करने वाली है। नानजो उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो जिनशी बोलती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ नूडल्स खाना है। जो सुनकर नानजो का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों डाइनिंग टेबल पर नूडल्स खाने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ जिनशी नानजो को भी खाने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देता है। वो एक स्पून में नूडल्स डालकर नानजो को जबरदस्ती खिला देती है, जिसका टेस्ट नानजो को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी खाने लग जाता है। पर खाते खाते उसे इतना मजा आ रहा था कि वो बहुत सारे नूडल्स खा जाता है और ये दोनों खाने के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अगले दिन हम जिनशी को नानजो के साथ ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो हर काम में कुछ न कुछ गलती की जा रही थी, तो नानजो से वो काम फिर से करवा रहा था। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है, जो बोलती है कि आज तुम्हारी मिस्टर गू के साथ मीटिंग है और वहाँ कोई भी गड़बड़ ना हो, इसीलिए मीटिंग में तुम्हारे साथ मैं चलूंगी। जो सुनकर नानजो मान जाता है। फिर जब मीटिंग खत्म करने के बाद वो मिस्टर गू से हैंडशेक करता है, तो वो बताता है कि उसका कोट थोड़ा सा फटा हुआ है, जो सुनकर नानजो काफी एम्बैरस हो जाता है। जिसके बाद वो जिनशी के साथ काफी सारी शॉपिंग करने जाता है, जहाँ वो उसे काफी डांट रहा था कि तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती और तुमने मेरे लिए इतना सस्ता कोट क्यों खरीदा। जिनशी बोलती है कि ये कोट अच्छा तो है और सस्ते में मिल रहा था, इसीलिए मैंने खरीद लिया। अब जब इनकी बहस चली रही थी तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है, जो कि जिनशी के लिए खाना लेकर आया हुआ था। वो नानजो से कहता है कि तुम मेरी बहन से ऐसा काम कैसे करवा सकते हो, और उसे काफी कुछ सुनाने लगता है, जो सुनकर नानजो वहाँ से चला जाता है। जुआन जिनशी से कहता है कि नानजो तुम्हें नौकरों की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। जिनशी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो मैं खुद ही कर रही हूँ, और वो खाना लेकर उसे जल्दी से वहाँ से भेज देती है। ऊपर जाने पर वो नानजो से सॉरी कहती है कि उसके भाई की वजह से उसे इतना कुछ सुनना पड़ा। तो नानजो कहता है कि अगर तुम्हारा भाई फिर से यहाँ पर आया तो मैं तुम्हारा रेंट डबल कर दूंगा। अगले दिन जिन उसे बताती है कि उसे उसकी एक एनिमेशन के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, जहाँ पर वो लोग उसकी फियांसे को अवार्ड रिसीव करने के लिए बुला रहे हैं। ये काफी अच्छा मौका है उसके ड्रीम प्रोजेक्ट लीग जिंगलिंग को प्रमोट करने का, क्योंकि वहाँ पर काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आए होंगे। जो सुनकर नानजो मान जाता है। ऑफिस से निकलकर जब नानजो अपनी कार में जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बस से काफी सारे लोग निकलते हैं, जो कि उसे वहाँ से अपनी गाड़ी हटाने को बोलते हैं। और इतने सारे लोगों को देखकर नानजो फिर से बेहोश होने लगता है, पर वो किसी तरह अपनी कार में बैठकर जिनशी को कॉल करता है, लेकिन वो टीचर के साथ बात कर रही थी, इसलिए वो उसकी कॉल पिक नहीं कर पाती। फिर वो जिन को कॉल करता है, जो कि उसे उसके घर लेकर आती है, जहाँ वो बोलती है कि वो कुछ देर उसके साथ रुकना चाहती है। पर नानजो उसे बोलता है कि ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए तुम ऑफिस चली जाओ। इसी बीच जिनशी नानजो को कॉल बैक करती है, जो कि जिन देख लेती है, लेकिन वो इस बारे में नानजो को नहीं बताती और उसकी कॉल भी पिक नहीं करती। जिन नानजो को कहती है कि तुम अपनी सारी कॉल्स मेरे फोन पर ट्रांसफर कर देना और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तो नानजो उसे जिनशी को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है कि वो जल्दी घर आ जाए, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। दूसरी तरफ जिनशी घर जाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी येन उसके पास आता है, जो कि उसे कुछ काम के लिए अपने साथ ले जाता है, और काम करते करते उसे रात हो जाती है। जब रात में वो घर जाती है तो नानजो थोड़ा गुस्सा करता है और बोलता है कि उसके कॉल करने के बाद भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
और वो इतना देर से घर आई है, पर उसके साथ क्या हुआ इस बारे में जिनशी को तो कुछ पता ही नहीं था। नानजो जिनशी को बोलता है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक अवार्ड सेरेमनी में जाना है जिसके बारे में तुम जिन से पूछ सकती हो। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। जिनशी जिन को कॉल करके पूछती है कि अवार्ड सेरेमनी में मुझे क्या पहन कर आना है, तो जिन उसे झूठ बोल देती है कि तुम कुछ भी कैजुअल पहन कर आ जाना, और ये सब जानबूझकर उसने इसलिए किया था क्योंकि वो नानजो की फियांसे के तौर पर वहाँ पर जाना चाहती थी। अगले दिन जिनशी कैजुअल ड्रेस पहनकर सेरेमनी में पहुंच जाती है, जहां नानजो उसे इस तरीके से देखकर काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम ये क्या पहन कर आई हो। जिनशी बोलती है कि मुझे ये पहनने के लिए जिन ने ही कहा था, तो जिन उसकी बात टालते हुए कहती है कि मैंने तो तुम्हें ये कहा था कि जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो पहन लेना, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल पहन कर आ गई। जिन अब नानजो से पूछती है कि क्या तुम इसे अब ऐसे ही अंदर ले जाने वाले हो, तो नानजो कहता है कि इसके बदले तुम चली जाओ। ये देखकर जिनशी को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। तब बाहर जाकर उसे समझ में आता है कि ये सब जिन ने जानबूझकर किया है क्योंकि वो नानजो को पसंद करती है। अब अवार्ड सेरेमनी में जब नानजो की कंपनी का नाम अनाउंस किया जाता है तो उसकी फियांसे को वहाँ पर अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है, जो सुनकर जिन खड़ी हो जाती है। पर तभी सारे रिपोर्टर्स दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जिनशी एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहनकर अंदर एंट्री करती है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो काफी सुंदर लग रही थी। जिनशी आकर जिन के पास रुकती है, जहाँ जिन उसे रिटर्न स्पीच वाला पेज देने लगती है और बोलती है कि ये रख लो, वरना इसके बिना तुम स्टेज पर कुछ भी नहीं बोल पाओगी। जिनशी कहती है कि इसकी जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि मैं अपनी लिविंग खुद अर्न करती हूँ और मुझे पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है। अब स्टेज पर जाकर वो नानजो को काफी तारीफ करती है और उसकी कंपनी और आगे आने वाले लेक जिंगलिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और आज तक ऐसा एनिमेशन कभी भी नहीं बना है, जो सुनकर नानजो काफी खुश हो जाता है। तभी नानजो के पास एक इन्वेस्टर आता है जो उसे बताता है कि ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और बोलता है कि वो भी इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेगा और उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। जिसके बाद नानजो जिनशी के पास जाकर उसे बताता है कि तुमने आज हमारी कंपनी के बारे में जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर एक इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है और वो इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। यहाँ जिन इनकी बातें छुपकर सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों रियल कपल नहीं है बल्कि ये सिर्फ साथ होने की एक्टिंग कर रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि नानजो बार बार जिनशी को बुला रहा था, लेकिन जिनशी वॉशरूम में बैठकर अपनी कॉमिक का काम कंप्लीट कर रही थी क्योंकि उसे वो सबमिट करना था। पर जब वो काफी देर तक भी बाहर नहीं आती तो वो उसे बुलाने के लिए बाहर जाने वाला होता है, जहाँ एम्प्लॉयज की बातों से उसे पता चलता है कि जिनशी काफी देर से वॉशरूम में ही है और वो काफी थकी हुई लग रही थी और साथ में रो भी रही थी, जो सुनकर नानजो को लगता है कि शायद कुछ दिनों में वो कंपनी छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए इस वजह से वो काफी दुखी है। और नानजो सोचने लगता है कि अब तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तभी जिन उसके पास आती है, जो उसे बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो बल्कि सिर्फ कपल होने की एक्टिंग कर रहे हो। तो नानजो कहता है कि ये मेरा मैटर है और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनशी को उसके बॉस का कॉल आता है, जो बताता है कि फीमेल लीड का जो बॉस है उसका जो कैरेक्टर है वो काफी नॉर्मल है, इसीलिए उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करो। अब वो इस बारे में सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर नानजो पर जाती है, इसीलिए जो नानजो के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसे अपनी कॉमिक के कैरेक्टर में ऐड कर देती है। अब काम करते करते जिनशी का टाइम पर ध्यान ही नहीं जाता, तब नानजो उसे डांट कर मीटिंग के बारे में याद दिलाता है और क्योंकि वो दोनों लेट हो रहे थे इसलिए जिनशी जल्दी से अपना सामान वगैरह पैक करके मीटिंग के लिए निकलने लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो मीटिंग वाला पेन ड्राइव वहीं पर गिरा देती है। ऑफिस के बाहर आने पर उसे याद आता है कि नैन्जो की कार तो मेंटेनेंस के लिए गई हुई है, इसलिए वो लोग कैब बुलाने लगते हैं, लेकिन उसको भी आने में काफी देर लगने वाली थी। तो जिनशी उसे भगाते हुए बस स्टॉप पर लेकर जाती है। नानजो कहता है कि मैं बस में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो जिनशी उसके कानों में ईयरपॉड लगा देती है और एक काला चश्मा खरीद कर उसे पहना देती है, जिससे कि उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता। पर बस में उसे पता चलता है कि मीटिंग में जो पेन ड्राइव उन्हें लेकर जाना था वो तो वो ऑफिस में ही छोड़ आई है, इसलिए वो ऑफिस में फोन करके उस पेन ड्राइव को किसी को लाने को बोलती है। अगले सीन में हम इन दोनों को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर जिनशी पेन ड्राइव का ही वेट कर रही थी और अपने फोन से मैसेज किए जा रही थी। तो जिनशी को बिजी देखकर नानजो खुद ही लैपटॉप से प्रेजेंटेशन को प्ले करता है, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं वो कैरेक्टर था जो कि जिनशी ने बनाया था। वो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और मिस्टर को पूछते हैं कि क्या ये लेक जिंगलिंग का कोई नया कैरेक्टर है, जिस बात का नानजो के पास कोई भी जवाब नहीं था। पर जिनशी किसी तरह से बात को संभाल लेती है और प्रोजेक्ट लेक जिंगलिंग के बारे में बताने लगती है कि उसका जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर गो से इंस्पायर्ड है और जो फीमेल लीड है वो मुझसे इंस्पायर्ड है। इसी बीच वो अपनी और नानजाओ की लव स्टोरी के बारे में भी बताने लग जाती है कि कैसे नानजाओ ने उसे फायरवर्क्स के बीच में आकर प्रपोज किया था, जो सुनकर वहाँ बैठी हुई फीमेल काफी एक्साइटेड हो जाती है
और उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में और बताने को बोलती है, जो सुनकर नानजो जिनशी की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और वो समझता है कि जिनशी उसे प्यार करने लगी है। अब जब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं तो नानजा उसे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए कहता है, जो सुनकर जिनशी काफी खुश हो जाती है और नानजा को हक कर लेती है क्योंकि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस वापस आ जाता है, जहाँ नानजा उसे बताता है कि तुम्हारी एब्सेंस में जिनशी काफी दिन तक मेरे साथ काम कर रही थी, तो शायद वो मुझसे प्यार करने लगी है। अब जब जिनशी यहाँ से जा रही होती है तो ऑफिस के सभी एम्प्लॉय काफी दुखी होते हैं और वो उसे एक बहुत ही अच्छा सा फेयरवेल देते हैं, जहाँ जियांग बोलता है कि जिनशी को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो दुखी है। नानजो बोलता है कि वो तो सिर्फ खुश होने का प्रिटेंड कर रही है। आगे हम देखते हैं कि नानजो जिनशी को काफी मिस कर रहा था। जियांग उसके पास आता है और बोलता है कि जिनशी तो यहाँ से चली गई, लेकिन शायद वो आपके दिल में काफी सारी यादें छोड़कर गई हैं और आज पूरे 34 बार आप उसका नाम ले चुके हो। रात में हम जिनशी को घर पर देखते हैं, जो नानजो के एम्प्लॉयज के साथ वीचार ग्रुप पर बात कर रही थी और यहाँ वो नानजो के बारे में काफी बातें कर रहे थे, जैसे कि वो तो काफी खड़ूस है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ। जो चीज नानजो देख लेता है और उसे उसका फोन छीन लेता है और उसे एग्रीमेंट का एक क्लॉज बताते हुए कहता है कि वो पार्टी ए की इमेज को हार्म नहीं कर सकती। जिनशी कहती है कि वो गलत समझ रहा है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो नानजो उसे भी ग्रुप में ऐड करने के लिए बोलता है। अब नानजो को जैसे ही ग्रुप में ऐड किया जाता है तो सभी लोग ग्रुप चैट छोड़ कर भाग जाते हैं और एक दूसरा ग्रुप बनाकर उसमें जिनशी को ऐड करते हैं, जहाँ वो लोग उससे पूछते हैं कि उसने नानजो को ग्रुप के अंदर ऐड क्यों किया। तो जिनशी बताती है कि वो मैंने नहीं किया, बल्कि नानजो ने खुद ही करवाया है क्योंकि उसने चैट्स पढ़ लिए थे। जो सुनकर एम्प्लॉयज बोलते हैं कि आखिर नानजो ने तुम्हारे चैट्स कैसे पढ़ लिए। तभी नानजो भी इस ग्रुप में ऐड होता है और अवार्ड सेरेमनी वाला वीडियो ग्रुप के अंदर भेज देता है, जिसमें जिनशी नानजो की फियांसे बनकर गई थी, जिसे सभी लोगों को पता चल जाता है कि असल में जिनशी नानजो की फियांसे है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और जिनशी भागकर दरवाजा ओपन करके अपना ऑर्डर रिसीव कर लेती है क्योंकि उसने बाहर से जंक फूड मंगवाया था। जो देखकर नानजो उसे घूरने लगता है तो जिनशी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि उसने इतने दिनों से काफी मेहनत की है, इसीलिए प्लीज वो आज उसे ये सब खाने दे। तो नानजो मान जाता है और बोलता है कि खाने के बाद सब कुछ साफ कर देना। इसीलिए जिनशी खाने के बाद सारी सफाई कर देती है, लेकिन वो गलती से एक रूबिक्स क्यूब को भी कचरे के डब्बे में फेंक देती है। अगली सुबह येन जिनशी के घर आता है उसको खाना देने के लिए। तभी नानजो जिनशी को बुलाता है और उसे टेबल पर रखे रूबिक्स क्यूब के बारे में पूछता है। जिनशी को याद आता है कि कल रात उसने सफाई करते हुए शायद उसे डस्टबिन में फेंक दिया, तो उसे पता चलता है कि सारा कचरा वो बाहर फेंक कर आ गई है। जो सुनकर नानजो को काफी गुस्सा आता है। जिनशी इस बात को बहुत ही कैजुअली लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक दूसरा खरीद दूंगी। जो सुनकर नानजो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आइंदा से तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाना और अगर तुम ये नहीं कर सकती तो मेरे घर से चली जाओ। तभी इन बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम इसके साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे फियांसे है। जो सुनकर नानजो गुस्से में अपने ऑफिस निकल जाता है। नानजो को गुस्से में देखकर जियांग जिनशी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो जिनशी उसे बता देती है कि उससे नानजो का रूबिक्स क्यूब गुम गया है। जियांग बोलता है कि ये तो तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो रूबिक्स क्यूब नानजो के भाई की आखिरी निशानी थी, जिसकी 10 साल पहले मौत हो चुकी है, जिसके बारे में वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते। जो सुनकर जिनशी को काफी बुरा लगता है और वो कचरा के डब्बे में से सारा कचरा निकालकर रूबिक्स क्यूब को ढूंढने लगती है, जहाँ काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो क्यूब मिल ही जाता है। रात में हम नानजो को देखते हैं जो कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा था और बताता है कि उसी ने कचरे को रोकने के लिए कहा था क्योंकि उसके अंदर उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज गुम गई थी। तो वो लोग उसे बताते हैं कि आज सुबह ही एक लड़की ने उस रूबिक्स क्यूब को ढूंढ निकाला है, जो करने में वो काफी गंदी भी हो गई थी। घर आकर नानजो रूबिक्स क्यूब को टेबल पर रखा हुआ देखता है और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें जिनशी ने लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि ये रूबिक्स क्यूब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और वो उसे सॉरी भी कहती है। दूसरी तरफ हम जिनशी को इनके साथ काम करता हुआ देखते हैं और क्योंकि अभी तक भी जिनशी घर नहीं आई थी इसलिए नानजो उसे कॉल करता है, पर वो उसके कॉल को कट कर देती है क्योंकि वो काम में काफी बिजी थी। पर नानजो को ऐसा लगता है कि वो उससे नाराज है। वही हम जिनशी को देखते हैं जो कि काम करते करते टेबल पे ही सो जाती है। अगले दिन जब नानजो ऑफिस में होता है तो वो सोचता है कि जिनशी रात भर घर क्यों नहीं है, क्या उसे येन पसंद आ गया है। दूसरी ओर जिनशी येन को ट्रीट दे रही होती है क्योंकि उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी, जिसका आधा पैसा वो उसे दे देती है, पर येन उन पैसों को लेने से मना कर देता है और बोलता है कि जब कभी तुम मुसीबत में हो और नानजो तुम्हें अपने घर से निकाल दे तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। जिनशी बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रूबिक्स क्यूब उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था इसीलिए उसने मुझे डांटा, और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, नानजो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। ये सब बोलकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वो नानजो को 20 महीने का रेंट देती है और कुछ पैसे भी ट्रांसफर करती है। जो देखकर नानजो सोचता है कि ये
तो मुझे पैसे लौटा रही है, इसका मतलब ये मुझे जल्दी से जल्दी छोड़कर जाना चाहती है। जिसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जुआन काम करता है और वो उसको खाना देती है। असल में सू जुआन को बचपन से ही काफी पसंद करती थी, लेकिन वो इसे इस बारे में कभी बता नहीं पाई। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी सू के ऊपर काफी सारे बॉक्सेस गिरने वाले होते हैं, लेकिन जुआन उसे हक करके बचा लेता है और इनका एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। घर जाकर सू जिनशी को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो पर्सन भी मुझे लाइक करता है या नहीं। जिनशी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ट्राई करती रहो और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। फिर वो उसे उस पर्सन का नाम पूछती है, लेकिन सू उसे नहीं बताती। रात में हम नानसाओ को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो सोच रहा होता है कि जिनशी अभी तक घर नहीं आई, क्या वो उससे नाराज है। इसलिए वो उसे मैसेज करके बोलता है कि उस दिन मैंने जो तुम्हें डांटा था उसे दिल पर मत लेना, और रूबिक्स क्यूब ढूंढने के लिए थैंक्स बोलता है, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसलिए वो सोचने लगता है कि वो मुझसे नाराज है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। तो वो उसे मैसेज कर देता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे और रियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये मैसेज करके वो बाहर पानी पीने के लिए आता है। तभी वो वहाँ पर जिनशी को देखता है जो कि किचन में खाना बना रही थी। वो जिनशी से पूछता है कि तुम घर कब आई, तो जिनशी बोलती है कि वो तो बहुत पहले ही घर आ गई थी। नानसो बोलता है कि उसने उसे काफी सारे मैसेज किए लेकिन उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो जिनशी बताती है कि उसका फोन तो बेडरूम में है। नानसो अब उसे उस दिन डांटने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तो लगा तुम घर छोड़कर चली गई। जिनशी कहती है कि अच्छा, मैं भला घर क्यों छोड़ूंगी। फिर नानसो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। जिनशी बोलती है कि अच्छा, तो भला मैं तुम्हें कब से पसंद करने लगी। नानसो बोलता है कि ऑफिस में तो तुम मुझे बड़े ही प्यार से देखा करती थी। तो जिनशी कहती है कि ऑफिस में तुम मेरे बॉस थे, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी नानसो को याद आता है कि उसने जिनशी को मैसेज किया था कि अगर वो उसे पसंद करती है तो वो दोनों एग्रीमेंट टर्मिनेट करके रियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और क्योंकि इस मैसेज को अभी तक जिनशी ने नहीं पढ़ा था तो वो उसके रूम में जाता है उस मैसेज को डिलीट करने के लिए। जो उसे बोलती है कि तुम इस तरह मेरे फोन को कैसे टच कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे फोन छीनने लगती है। अब छीना झपटी में दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ऐसे ही देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और किस कर देते हैं, लेकिन असलियत में ये सब सिर्फ नानसो की इमेजिनेशन थी। अब वो रियल में भी उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आने लगता है, पर जिनसी फटाफट से उसे फोन छीन कर उठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके फोन में से कुछ मैसेजेस डिलीटेड हैं। वो नानसो से बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या मैसेज किया जिसे तुमने डिलीट करना पड़ गया। तो नानसो बोलता है कि वो असल में कुछ कंपनी के कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस थे जो कि गलती से उसने उसे भेज दिए थे। पर जिनसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो बोलती है कि मैं समझ गई, तुमने ऐसा कुछ मैसेज किया था जो तुम मुझे डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे। जो सुनकर नानसो उसे डिसबिलीफ में देखने लगता है और उसकी हुडी को बंद करके वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।